हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आज आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि CC2 का है। फ्रेंड्स, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे एग्जामिनेशन में। या तो ये एग्जामिनेशन में लॉन्ग वे में आए या फिर शॉर्ट वे में आए, लेकिन ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। आदर्शवाद। आदर्शवाद को कई नामों से जाना जाता है, प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद, लेकिन वर्तमान समय में इन शब्दों के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। मतलब ये जो प्रत्ययवाद, विचारवाद का, अध्यात्मवाद, ये उतना फेमस नहीं है, बल्कि सबसे इस समय जो सबसे ज़्यादा शब्द का प्रयोग होता है वो आदर्शवाद का ही प्रयोग होता है। आदर्शवाद दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। आदर्शवाद के समर्थक सुकरात, प्लेटो, फ्रोबेल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, पेस्टोलॉजी, प्लेटो, श्रे आदि हैं। तो ये आदर्शवाद के समर्थक कौन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आदर्शवाद के समर्थक सुकरात हैं, प्लेटो हैं, फ्रोबेल हैं, महात्मा गांधी, अरविंद घोष हैं, पेस्टोलॉजी है, प्लेटो है, श्रे आदि हैं। इन लोगों ने भी चिंतन, विचारों, तर्क आदि को आदर्शवाद में महत्व दिया था। आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषा, आइए देखते हैं आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषा। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। एक शब्द आइडिया और दूसरा इज्म। इसमें आइडिया का अर्थ विचार होता है और इज्म का अर्थ वाद होता है, इसलिए आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा जाता है। अर्थात जिसमें विचारों का प्रवाह हो वो आदर्शवाद के अंतर्गत ही आते हैं। विभिन्न शिक्षाविदों ने तर्क और विचारों के आधार पर आदर्शवाद की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। एडम्स के अनुसार आदर्शवाद दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। एडम्स के अनुसार क्या है कि आदर्शवाद दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। हैंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देती है। जेस रॉस के अनुसार आदर्शवाद दर्शन के विविध रूप हैं, मतलब आदर्शवाद के जो दर्शन के अनेक रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत, आइए सिद्धांत देखते हैं। आदर्श के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, अनेकता में एकता। दूसरा, मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। तीसरा, आध्यात्मिक जगत को महत्व। चौथा, मानव व्यक्तित्व में विश्वास। पांचवा, आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। अनेकता में एकता। आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को अधिक मानता है। आदर्शवादियों के पूरे प्रकृति में एक ही चेतन तत्व मौजूद है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से जानते हैं। पूरा विश्व एक केंद्र बिंदु से संचालित तथा क्रियाशील है। यही तत्व सभी प्राणियों को विविधता के बावजूद एकता के सूत्र में बांधता है। इसमें क्या देश में हम देखते हैं जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब में विविधता पाई जाती है। किसी के खाने पीने में विविधता तो होती है, किसी के पहनावे में विविधता होती है, किसी के संस्कृति में विविधता होती है। तो लेकिन विविधता होने के कारण भी सभी प्राणियों में एकता देखे ही जाते हैं, और यही सूत्र जो है सभी प्राणियों को विविधता के बावजूद भी एकता के सूत्र में बांधता है। मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। आदर्शवादियों के अनुसार यह कहा गया है कि मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। प्लेटो के अनुसार विचार सत्य है, लेकिन वही प्रकृति एवं भौतिक जगत को सत्य नहीं मानता। आध्यात्मिकता जगत को महत्व। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया है। आदर्शवाद का उद्देश्य आत्मानुभूति का स्वरूप ही आध्यात्मिकता है। आत्मानुभूति का अर्थ हुआ कि आत्म स्वरूप का एहसास या चिंतन। मानव व्यक्तित्व में विश्वास। आदर्शवादी मनुष्य को भगवान की उत्तम रचना मानते हैं। तो आदर्शवादी मनुष्य को क्या मानते हैं, भगवान की सबसे अच्छी रचना क्या मानी जाती है, भगवान की तो मनुष्य ही माने जाते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्श तथा संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है, जिससे मानव व्यक्ति में विश्वास होता है। तो मानव जो है अपनी बुद्धि से ही पहचाना जाता है। ठीक है, इसमें आदर्शवाद का कहना क्या है कि जो मानव जो है अपनी बुद्धि के द्वारा ही पहचाना जाता है, जो कि जिससे मानव व्यक्तित्व में विश्वास होता है। आध्यात्मिक मूल में विश्वास।
आदर्शवाद ने आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम एवं सुंदरम माना है। आदर्शवाद इन आध्यात्मिक मूल्यों को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। शाश्वत मतलब वही सत्यम शिवम सुंदरम। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा को ज्ञान एवं प्रक्रिया दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। प्राचीन आदर्शवादी प्रायः ज्ञान और शिक्षा में भेद नहीं करते थे। जो पुराने आदर्शवादी थे वो कभी भी ज्ञान और शिक्षा में भेद नहीं करते थे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिससे के योग्य है, परंतु आधुनिक युग के आदर्शवादी शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। जो आधुनिक युग के जो आदर्शवादी हैं वो शिक्षा को एक प्रोसेस के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। हॉर्बर्ट के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। हॉर्बर्ट के अनुसार क्या है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जिससे गुणों का विकास होता है। ठीक है। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। आइए देखिए शिक्षा के उद्देश्य है क्या। पहला हुआ शारीरिक एवं मानसिक विकास, दूसरा हो गया आध्यात्मिकता का विकास, तीसरा हो गया श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, चौथा हो गया सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। पहला, शारीरिक एवं मानसिक विकास। आदर्शवादी सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देते हैं। जो आदर्शवादी हैं वो शारीरिक और मानसिक विकास पर ज़्यादा जोर देते हैं। कोई व्यक्ति अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास तभी कर सकता है जब वह ऐसा आहार ले एवं ऐसा विचार करे जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, अन्यथा आहार एवं विचार पर नियंत्रण रखें। आदर्शवादी के अनुसार क्या था कि आदर्शवादी ये बोलना चाह रहे थे कि व्यक्ति अपना शारीरिक और मानसिक विकास तभी स्वस्थ रख सकता है जब वो ऐसा आहार ले जिससे उसको मानसिक और शारीरिक विकास का स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। आध्यात्मिकता का विकास, आदर्शवादी व्यक्ति में आध्यात्मिकता के विकास को ही व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में आध्यात्मिकता का विकास करना है। आदर्शवादी का क्या मेन उद्देश्य क्या था शिक्षा के द्वारा कि बालकों में आध्यात्मिकता का विकास करना। ठीक है। आध्यात्मिकता मतलब कि ध्यान, प्रार्थना और चिंतन। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, हम जानते हैं कि मनुष्य एक उच्च सामाजिक जीवन का विकास किया है। इस उच्च सामाजिक जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का होना अति आवश्यक है। आदर्शवादियों की दृष्टि से शिक्षा का एक उद्देश्य राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का निर्धारण करना होना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिक के निर्माण से उनका तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो राज्य के प्रति समर्पित हो, राज्य के उत्थान के लिए अपने हित का त्याग करता हो। मतलब कहने का सेंस कि जो अपने राज्य के लिए, चाहे अपने के लिए सिर्फ राज्य के बारे में सोचे, अपना हित ना सोच के वो राज्य के उत्थान के लिए सोचे कि राज्य की कैसे भलाई होगी, कैसे राज्य का विकास होगा, उसके हित के लिए सोचता हो। ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना उसका उद्देश्य है। आदर्श संस्कृति विरासत की समृद्धि, वादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति असाइन कर सकता है। मतलब यहाँ पे आदर्शवादी का कहने के क्या मतलब है कि व्यक्ति हैं जो मतलब कि संस्कृति और विरासत की रक्षा करके ही और चाहे उसके विकास से ही, सहयोग से ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का विकास कर सकता है। आदर्शवादी के अनुसार पाठ्यक्रम, आइए देखते हैं आदर्शवादी के अनुसार पाठ्यक्रम है क्या। आदर्शवादी के अनुसार पाठ्यक्रम निम्नलिखित होते हैं। पहला, पाठ्यक्रम आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम शाश्वत मूल्यों यानी सत्यम शिवम एवं सुंदरम पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा, मानवीय विषयों पर बल दिया है जिसमें मुख्य विषय धर्मशास्त्र, भाषा, साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल इत्यादि हैं। तीसरा, पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होनी चाहिए। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षण विधि, आइए देखते हैं आदर्शवादी के अनुसार शिक्षण विधि है क्या। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षण विधि निम्नलिखित है। मैंने यहाँ पे 3 ही डाले, लेकिन अभी और होगा, जैसे आगम निगम मेथड हो गया या फिर खेल विधि हो गया, तो ये सब भी पॉइंट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही को दर्शाए हैं। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षण विधि, आइए देखते हैं आदर्शवादी के अनुसार शिक्षण विधि क्या क्या है। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षण विधि निम्नलिखित है। पहला, प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा, संवाद विधि। तीसरा, तर्क विधि।
प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि का प्रयोग सुकरात ने किया था। सुकरात वाद विवाद, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा उस समय के युवकों को शिक्षा देते थे। जो सुकरात जो थे, इस प्रश्नोत्तर विधि का उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने वाद विवाद और व्याख्यान कर द्वारा ही उस बालकों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। संवाद विधि, प्लेटो ने इस विधि का विकास किया। प्लेटो के संवाद विश्वविख्यात है। तर्क विधि, हिंगल ने तर्क विधि को अपनाया। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षक, आदर्शवादी में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। बालक का विकास पूर्णतः शिक्षक पर निर्भर करता है। यहाँ पे आदर्शवादी जो है, आदर्शवादी शिक्षक को यहाँ पे सर्वोपरि बनाया है और बालक को जो है यहाँ पे गौण बना के रखा है, मतलब सेकेंडरी बना दिया है। यदि शिक्षक योग्य, अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ है तो अवश्य ही बालक भी वैसा ही बनेगा। तो आदर्शवादी के अनुसार क्या था कि शिक्षक अगर सही है तो बालक भी वैसा ही बनेगा। अगर शिक्षक योग्य हैं, अनुभवी हैं और अपने कर्तव्य के प्रति जागृत है तो वो बच्चा उसी के हिसाब से शिक्षक के अनुसार ही बनेगा। फ्रोबेल महोदय ने कहा है कि विद्यालय एक बगीचे के समान है और एक शिक्षक आदर्श माली के रूप में होता है। इस आदर्श माली के बिना पौधों का पूर्ण विकास संभव नहीं है। फ्रोबेल ने बताया है कि विद्यालय क्या है, विद्यालय एक बगीचे के समान है और उसमें जो शिक्षक है वो माली के रूप में, आदर्श माली के रूप में है। और आदर्श माली के बिना क्या है कि पौधों का पूर्ण विकास नहीं होगा। मतलब कि उनका कहने का सेंस ये था कि आदर्श शिक्षक के बिना बालकों का पूर्ण विकास संभव नहीं है। आदर्शवादियों के अनुसार छात्र या बालक, आदर्शवादियों के अनुसार बालक एक पौधे के समान है जिसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। शिक्षक का कार्य बालक को उच्च आदर्शों की प्राप्ति करवाना है। जो मतलब बालक जो है एक पौधे के समान होते हैं, अगर उनको मनचाहा आकार दिया जा सकता है। शिक्षक का कार्य बालक को उच्च आदर्शों की प्राप्ति करवाना है। सुकरात या प्लेटो बालकों को शक्ति और ज्ञान के असीम भंडार मानते हैं। शिक्षा द्वारा इन शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए। प्लेटो का कहना का था, सुकरात और प्लेटो का कहना था कि बालकों में शक्ति और ज्ञान का असीम भंडार होता है। मतलब बहुत ज़्यादा भंडार होता है, बहुत परिपूर्ण होते हैं वो ज्ञान, शक्ति और ज्ञान से। तो शिक्षा के द्वारा उन शक्तियों का विकास करना चाहिए, उन ज्ञान का विकास करना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय, आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां बालक को सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने का अवसर मिलता है। तो आदर्शवादी में क्या है कि बालक एक ऐसा, मतलब विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बालक को अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक गुणों का, मतलब कि आध्यात्मिक गुण मतलब कि हो गया ध्यान, प्रार्थना और चिंतन का, उसको गुणों का अर्जित करने का अवसर मिलता है। बालक अपने बौद्धिक, नैतिक, भावात्मक गुण का पूर्ण विकास करके आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करता है। आदर्शवादी के अनुसार अनुशासन, आइए देखते हैं आदर्शवादी के अनुसार अनुशासन क्या है। आदर्शवादियों ने स्व अनुशासन पर बल दिया है। आदर्शवादियों ने कहा है कि स्व अनुशासन से बालक आत्मानुभूति को प्राप्त करता है। बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब शिक्षक भी स्व आदर्श युक्त हो। आदर्शवादी का क्या करने का सेंस है कि जब हम खुद ही अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को क्या अनुशासन में रख सकते हैं। तो इसलिए पहले अपने आप को अनुशासन में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम दूसरे को अनुशासित रहें। इसलिए इसमें यहाँ पे शिक्षक को बताया गया कि शिक्षक भी सब आदर्श युक्त रहे, चाहे सब अनुशासित रहें, तब ही वो बालक को अनुशासित कर पाएंगे। वरना वो अगर सब अनुशासित नहीं रहेंगे तो वो बालक को भी अनुशासित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदर्शवादियों ने स्व अनुशासन पर ज़्यादा जोर दिया है। आइए देखते हैं आदर्शवाद का मूल्यांकन है क्या। आदर्शवाद का मूल्यांकन, एक दर्शन के रूप में आदर्शवाद जीव, जड़ और जगत की एक विस्तृत व्याख्या है और हमें भौतिक पदार्थों की नश्वरता और आत्म परमात्मा की उभरता से परिचित है। आदर्शवाद के मूल्यांकन के लिए इसके गुण दोषों को जानना आवश्यक है। मतलब जब तक आप इसके जो आदर्शवाद के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन तभी कर पाएंगे, चाहे तभी जान पाएंगे जब आप इसके गुण और दोषों को अच्छे से समझ पाएंगे, तब देख पाएंगे तब। आइए देख लेते हैं इसके मेरिट्स है क्या। पहला मेरिट्स, आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति बताता है।
आदर्शवाद क्या बताता है? शिक्षा का उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति बताता है। सेकेंड मेरिट, आदर्शवाद ने शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। आदर्शवाद ने शिक्षा को क्या किया? सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ये पहले शिक्षक है, यहाँ बालक को गौण बताया गया है। तीसरा मेरिट, आदर्शवाद ने स्व अनुशासन पर बल दिया है। मतलब आदर्शवाद ने स्व अनुशासन पर बल दिया है कि अगर हम खुद अनुशासित नहीं रहेंगे तो दूसरे को क्या अनुशासित कर पाएंगे, इसलिए आदर्शवाद ने स्व अनुशासन पर ज़्यादा बल दिया है। आदर्शवाद में नैतिक ऐतिहासिक विकास पर बल दिया है। दोष, आइए इसके डिमेरिट्स देखें। आदर्शवाद में पहला डिमेरिट्स, आदर्शवाद में आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य माना है, जो कि उपयुक्त नहीं है। जो आदर्शवाद है आध्यात्मिक मूल्य को ही प्राप्ति की जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया है, जो बिल्कुल सही है ही नहीं। सेकेंड डिमेरिट्स, आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों पर अधिक बल दिया है, जो वर्तमान युग की आवश्यकता है। थर्ड डिमेरिट्स, आधुनिक युग की शिक्षा बाल केंद्रित है, जबकि आदर्शवाद में बालक का स्थान गौण और शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया है। आदर्शवादी क्या कहते हैं? शिक्षा को सर्वोपरि में रखा है और सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षक को ही यहाँ दिया गया है, बालक को नहीं दिया गया है, लेकिन ये गलत है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से आदर्शवाद का यह सबसे बड़ा दोष है। निष्कर्ष, आइए देखें निष्कर्ष है क्या इसका। उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि आदर्शवाद अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। आदर्शवाद ही प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से भौतिक जीवन जीने तथा सच्चे ज्ञान और नैतिक आचरण से आध्यात्मिकता की प्राप्ति करवाता है। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक्स करें कि जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।